Hello everyone, my dear students. I hope you are fit and fine at your home. This is Harish Kangbar present over here in my online class, and today I am here to explain the poem Birches that has been composed by Robert Frost. So without wasting any time, we move forward to the explanation. My dear students, as yesterday I have told you in the summary that the poet was examining the birches in a forest. वो birches को देख रहा था. And what is birches? The bent branches of a tree. एक पेड़ की जो लंबी लंबी पतली ब्रांचेस होती हैं, जो नीचे झुकी हुई होती हैं, बिल्कुल बेंड में, एक आर्क की तरह, एक कमान की या तीर की, धनुष की तरह, उसी की तरह ब्रांचेस नीचे झुकी हुई थी. तो उनको देखते हुए पोएट कहता है, When I see birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees, he says, जब मैं बर्चेस को देखता हूँ, ब्रांचेस को देखता हूँ, बेंड यानी झुकी हुई होती हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट यानी हर डायरेक्शन में है, वो लेफ्ट एंड राइट में भी हैं, यानी चारों तरफ की डायरेक्शन में फैली हुई होती हैं वो ब्रांचेस. अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज. स्ट्रेटर यानी जो पेड़ है स्ट्रेट है, एकदम सीधे हैं, लेकिन उनकी जो बर्चेज हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो बेंड करी हुई हैं. एंड डार्कर ट्रीज. डार्कर ट्रीज मीन्स डार्क कलर ट्रीज. उनका जो कलर है ब्लैक कलर है ट्रीज का, लेकिन उनके ऊपर स्नोफॉल होने से वाइट दिखाई देता है. I like to think some boys been swinging them. So the poet thinks that the bending of the birches is caused by a swinging of a boy. वो सोचता है कि ये जो स्विंगिंग है एक लड़के के झूला झूलने से हुआ है. जो बैंड आया है ब्रांचेस में, वो उसके झूला झूलने से आया है. बट स्विंगिंग डजंट बैंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू. फिर बाद में सोचता है कि लेकिन स्विंगिंग से इतना ज़्यादा बैंड नहीं होता, इतना ज़्यादा नीचे बर्चेस नहीं आती हैं जैसे आइस स्टॉर्म्स की वजह से आती हैं, बर्फीले तूफान की वजह से आती हैं. व्हेन द आइस स्टॉर्म्स ब्लोज, जब वो तूफान चलता है, बर्फीला तूफान, तो ब्रांचेस के ऊपर बिल्कुल पूरा कवर कर लेता है और हवा के साथ साथ वो बर्चेस नीचे झुकते चले जाते हैं और आइस इतना ज़्यादा जम जाता है उसके ऊपर कि बैंड होने लगती हैं ब्रांचेस. तो कहता है कि स्विंगिंग से इतना ज़्यादा बैंड नहीं आता है, ज़रूर ये आइस स्टॉर्म की वजह से हुआ था. यहाँ पर पोएट दोनों बातें सोचता है, एक तो आइस स्टॉर्म वाली बात और दूसरी स्विंगिंग वाली बात. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning. And now he gives reason of bending caused by the ice storm. He says, you must have seen them. आपने ज़रूर देखा होगा. Loaded with ice a sunny winter morning यानी सुबह को, जाड़े की सुबह को आपने ज़रूर देखा होगा. आफ्टर अ रेन यानी बरसात के बाद. कौन सी बरसात? जो आइस की बरसात है. They click upon themselves as the breeze rises. And he says, the snow, the ice covered on the birches clicks यानी क्लिक क्लिक की आवाज़ करती है, वो चटकने लगती है. जब ब्रीज यानी हवा चलती है, धीरे धीरे जब हवा चलती है तो वो चटकने लगती है, उसमें क्लिक की आवाज़ आती है. And turn many colored as the stir cracks and crazes the enamel. टर्न मैनी कलर्ड यानी जो आइस है उसके ऊपर जब वो क्लिक क्लिक करके अलग होने लगती है, चटक कर बिखरने लगती है, तो उसमें कहते हैं कि प्रिज्म की तरह दिखाने लगता है. उसके अंदर जो सनरेज गुजरती हैं वो प्रिज्म की तरह मैनी कलर्ड हो जाता है. एज द स्टर क्रैक्स एंड क्रेजेस द एनामेल. स्टर क्रैक्स यानी जैसे उसमें जो क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रेजेस यानी हटा देता है उनके एनामेल को. एनामेल क्या है? जैसे नेल पेंट करते हुए नेल एनामेल होता है, तो वहाँ पर एनामेल क्या है? जो आइस है, जो स्नो है, जो बर्चेस के ऊपर लगा हुआ है, वो एक एनामेल की तरह है. तो कहते हैं जब हवा चलती है और हवा के चलने की वजह से जब उनके चटकने की आवाज़ होती है
और सूरज की किरणें पड़ने की वजह से वो क्रिस्टल की तरह दिखाई देने लगता है, प्रिज्म की तरह दिखाई देने लगता है, जिसमें मैनी कलर्ड आपको देखने को मिलते हैं। Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells। और जब सुबह को जो सूरज की रेज हैं वो थोड़ा और ज़्यादा हीट करने लगती हैं, जब सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है तो जो क्रिस्टल शेल्स हैं, जो स्नो है, वो शेड होने लगती है, वो गिरने लगती है नीचे। Shattering and avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away। And he says shattering and avalanching यानी बिखरते हुए। avalanching जैसे avalanche होता है जिसको हम कहते हैं कि जो बर्फ होती है पहाड़ों की पिघल कर टूट कर नीचे गिरने लगती है, उसको avalanching बोलते हैं। तो उनके टूटने की आवाज़ और हिमस्खलन जो होता है, बर्फ फिसल फिसल कर नीचे आता है, उसी तरह से उसका जो स्नो क्रस्ट है, जो बर्फ जमी हुई है, सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, और उसे ऐसे ढेर बन जाते हैं, हीप्स बन जाते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ शीशा नीचे डाल गया हो और जिसे स्वीप अवे किया जाए, यानी जिसको हटा दिया जाए, ऐसा ढेर वहाँ पर लग जाता है। और वो ढेर कैसा दिखाई देता है? जैसे किसी ने शीशे का ढेर लगा दिया हो। You'd think the inner dome of heaven had fallen। और कहता है you would think, आपको ऐसा लगेगा कि जो इनर डोम ऑफ हेवन है, डोम क्या होता है? जो किसी टेम्पल या किसी मॉस्क यानी किसी मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे हम गुंबद बोलते हैं, उसको डोम बोलते हैं। तो यहाँ पर कहता है डोम ऑफ हेवन। डोम ऑफ हेवन ये क्या है? एक इमेजिनरी थिंग है, एक इमेजिनेशन है कि जो लोग अपने माइंड में सोच रखे होते हैं कि वो कहता है कि जो सपोज कर लो कोई डोम है बर्फ का बना हुआ, वो नीचे ज़मीन पर गिर गया हो, इस तरह से यहाँ का सीन दिखाई दे रहा है। एंड नाउ ही टॉक्स अबाउट द बर्चेज। उन टहनियों की बात करता है कि उनको ड्रैग किया गया है। दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लॉर्ड। विदर्ड मीन्स ड्राइड, सूखा हुआ। ब्रैकन मीन्स फॉरेस्ट, यानी सूखा हुआ फॉरेस्ट। सूखा हुआ फॉरेस्ट का मतलब है नीचे विंटर्स में जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिरती हैं और सूख जाती हैं नीचे, तो वो विदर्ड फॉरेस्ट उसको कहा गया है। कि जो टहनियाँ हैं बिल्कुल उस सूखे हुए पत्तियों की तरफ बैंड हो जाती हैं, बिल्कुल उनको टच करती हैं बाय द लोड, उस लोड की वजह से, आइस के लोड की वजह से। एंड द सीम नॉट टू ब्रेक, लेकिन इसके बावजूद भी वो टूटती हुई नहीं दिखती हैं। दे सीम नॉट टू ब्रेक, यानी टहनियाँ इतनी ज़्यादा झुक जाती हैं फिर भी टूटती नहीं हैं। दो वंस दे आर बोर्ड सो लॉन्ग फॉर लॉन्ग, क्योंकि जो बर्चेज हैं, जो टहनियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा झुक जाती हैं, इतने नीचे और बहुत लंबे समय से। एक किसी भी चीज़ को आप बहुत लंबे टाइम से एक पोजीशन पर बांध कर रखिए तो उसकी जो बेंडिंग है वहीं फिक्स हो जाती है। तो इसलिए पोएट कहता है कि स्नोफॉल के लोड की वजह से बर्चेस ज़मीन पर इतने नीचे झुक गई हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक झुके रहने की वजह से उनमें ये बेंड आया है। दे नेवर राइट देमसेल्व्स, कि वो अपने आप राइट पोजीशन पर नहीं पहुंच पाई। You may see their trunks arcing in the woods year afterwards। And he says you may see their trunks arcing means एक बिल्कुल बेंड हुए। आर्क क्या होता है? जो धनुष होता है, बिल्कुल उसकी तरह से उन जंगलों में झुका हुआ रहता है, आपको देखने को मिलता है कई सालों बाद तक। ट्रेलिंग दियर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और जो उनकी लीव्स हैं वो ज़मीन की तरफ। सपोज करो अगर ये बर्चेज है तो उनकी जो लीव्स किस पोजीशन में होंगी? इस पोजीशन में ज़मीन की तरफ ट्रेल करती होंगी।
और वो उनको कंपेयर करता है किससे? लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो दियर हेयर। कहता है कि जो बर्चेज हैं अपनी लीव्स को इस तरह से ज़मीन की तरफ ट्रेल करती हैं, उनको ले जाती हैं कि जिस तरह से लड़कियां अपने हाथों और अपनी नीज पर यानी बैठकर सिटिंग पोजीशन में अपने हाथों और अपनी नीज पर अपने बालों को बिखेर देती हैं, बिल्कुल इस तरह से वो लीव्स दिखाई देती हैं। बिफोर देम ओवर देयर हेड्स डू टू ड्राई इन द सन, यानी अपने सिर से वो हाथों और अपने पैरों की तरफ बालों को बिखेर देती हैं, किसको? धूप में सुखाने के लिए, नहाने के बाद। ये नहाने के बाद जिस तरह बता रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह लड़कियां नहाने के बाद अपने बालों को सुखाती हैं इधर उधर बिखेर कर, और बर्चिस की लीव्स भी बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक पोएट ने अपनी इमेजिनेशन को पूरा किया। वो कहता है सबसे पहले उसके माइंड में क्या थॉट आता है कि ये जो बेंडिंग है वो किसकी वजह से है? किसी लड़के के स्विंग करने की वजह से। बाद में फिर इमेजिनेशन उसकी अलग जाती है, फिर कहता है कि ज़रूर ये आइस स्टॉर्म की वजह से हुआ है, बर्फीले तूफान की वजह से हुआ। लेकिन फिर एक नई इमेजिनेशन में आता है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट। कहता है कि मैं कुछ कहने ही जा रहा था, लेकिन तब तक जो सच्चाई थी वो सामने आ गई पूरे मैटर ऑफ फैक्ट के साथ। अबाउट द आइस स्टॉर्म आई शुड प्रीफर टू हैव सम बॉय बैंड देम एज यू वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज। कहता है तभी ये सच्चाई बाहर आ गई कि मैं ये पसंद करूँगा कि कोई लड़का अपनी काउज को, अपनी गायों को फेच करने के लिए, जो जंगल में मतलब चर रही थी, जो ग्रेज कर रही थी, उनको वापस लेने के लिए गया था, और तब वो वहाँ पर उन बर्चेस पर स्विंग किया होगा। वो यहाँ पर एक इमेजिनेशन से दूसरी इमेजिनेशन में जाता है पोएट। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, या फिर कोई लड़का जो अपने टाउन से बहुत दूर बेसबॉल सीखने के लिए जाता है। whose only play was what he found himself, जाता है बेसबॉल खेलने, लेकिन उसने अपने आप में एक नए गेम को फाउंड किया। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, यानी कोई लड़का जो बेसबॉल खेलने जा रहा था पहले, लेकिन उन बर्चेस को देखकर उसके मन में क्या ख्याल आया? एक नया गेम इसने फाइंड आउट किया। ही फाउंड आउट अ न्यू गेम एंड वट एवर द वेदर इज, समर और विंटर, ही कुड प्ले अलोन, यानी उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। बर्चेस पर झूलने के लिए वो अकेला ही काफ़ी है और उस गेम को खेल सकता है। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, ही सेज वन बाय वन ही bent all his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them। कहता है उनको राइड करके, उनको बार बार राइड करके उसने उनको इतना बेंड कर दिया, सबड्यूड यानी बेंड कर दिया, कि जब तक उनकी स्टिफनेस यानी उनकी जो टाइटपन था लकड़ियों का वो ख़त्म नहीं हो गया। उनकी स्टिफनेस ख़त्म हो गई, सॉफ्टनेस आ गई, जिसकी वजह से वो बैंड हो गई। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कंक्वेयर। कहता है कि उनमें से कोई भी एक ऐसी ब्रांच नहीं बची जो नीचे झुक नहीं गई, और उसके लिए हर ब्रांच पर कंक्वेयर करना यानी जीत हासिल करना बचा नहीं था। इट मीन्स ही हैड ट्राइड all the birches because all the birches were bent down in the forest। सारे के सारे birches झुके हुए थे, बिल्कुल बेंडिंग पोजीशन में थे। तो ये कहता है कि उस लड़के ने हर एक बर्च को ट्राई किया और सबको झुका दिया। He learned all there was to learn about not launching out too soon
and so not carrying the tree away clear to the ground. He learned all there was, यानी जो कुछ उसने सीखा, क्या सीखा? लॉन्चिंग आउट टू सून, यानी बहुत जल्दी लॉन्च होना, यानी जंप मारना ऊपर के लिए पेड़ को पकड़ के. एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, और पेड़ को ऊपर ले जाना, यानी उसने ये नहीं सीखा था कि इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ग्राउंड पर भी, और ऊपर से जल्दी आना चाहिए. यानी जो ऊपर जाना है वो एक इमेजिनेशन है, एक फेक वर्ल्ड है, और जो ज़मीन पर रहना है वो क्या है? रियलिटी है. तो कहता है रियलिटी में ज़्यादा रहना चाहिए. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim. And he kept his position like the to the top branches, climbing carefully. He climbed the branches carefully, और वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता था, बिल्कुल इतने टॉप पर जैसे कि आप किसी कप को भर रहे हो और बिल्कुल उसकी किनारी तक भर दें, इतना कि वो पूरा बहुत ऊपर तक भर भी जाए और उसमें से एक बूंद बाहर भी ना निकले. तो बिल्कुल इतने पॉइंट पर चढ़ता था वो लड़का, उन ब्रांचेस पर, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, जहाँ से वो सबसे टॉप पर भी पहुँच जाए और गिरे भी ना. एंड इवन अबव द ब्रिम, यानी कभी कभी ब्रिम से ऊपर भी आप भर देते हैं कप को, तो बिल्कुल उसी पोजीशन में वो लड़का ब्रांचेस पर जा रहा था. देन ही फ्लंग आउटवर्ड, फीट फर्स्ट, विद अ स्विश, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड. तो इसलिए उसने अपने फीट को आउटवर्ड फ्लंग किया, सबसे पहले पैर, और किक करते हुए अपना पूरा एयर में चला गया, ग्राउंड से एयर तक चला गया जंप मारने के बाद. So my dear students, this is today's explanation, and the remaining explanation I'll provide you the next day. So thanks for watching the video. Share my video, subscribe the channel. We will meet again with the next session. Thanks and have a wonderful day.